जो भी हुआ है अभी कोविड काल पे, या जो आप देख रहे हैं पिछले एक महीने से स्थिति बहुत ज़्यादा बदतर हुई है अप्रैल के महीने में। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्या है, ये सब एक अलग पैमाने हैं, अलग मानक हैं। इन पे न जा करके हमें सॉल्यूशंस पे पहले जाना है। जिम्मेदारी तो बहुत सारे लोगों की है, इसमें आम पब्लिक, आम जनता की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार का सत्ता प्रेम इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। जिस तरीके से इस विपत्ति और संकट के समय में केंद्र सरकार को आगे आकर के चीज़ों को संभालना चाहिए था, तो केंद्र सरकार क्या कर रही थी? चुनावों में व्यस्त थी, चुनाव रैलियों में व्यस्त थी, हजारों लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा करने में व्यस्त थी, है ना। तो सत्ता प्रेम है, क्या कर सकते हैं इस चीज को। ये दिखता है कि हमने हमारी जो लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार है वो कितनी समझदार है, कितने पढ़े लिखे लोग वहां पर बैठे हुए हैं जो अपने हित के लिए किसी की भी बलि बेदी में चढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने इस दौरान देखी हैं। लेकिन सॉल्यूशंस में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आज 1 मई है और 1 मई से देश में 18 से ऊपर आयु वर्ग के जितने भी लोग हैं सभी का वैक्सीनेशन प्रारंभ करने की घोषणा कर दी गई। ये महज घोषणा हुई, क्योंकि वैक्सीन तो है ही नहीं, ये सिर्फ घोषणा है। दिल्ली सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार, पंजाब सरकार, किसी को भी सुन लीजिए आप, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में 7 जिलों में वैक्सीनेशन है बस। छत्तीसगढ़ सरकार, कल मैं देख रहा था, कहीं वैक्सीन है ही नहीं, वैक्सीन पहुंची ही नहीं। और जो हमारे देश में सीरम इंस्टीट्यूट है आपका और भारत बायोटेक है, ये दो बड़ी संस्थाएं हैं। सीरम इंस्टीट्यूट की थोड़ा सा कैपेसिटी ज़्यादा है, 7 से 8 करोड़ डोज बनाता है सीरम इंस्टीट्यूट। भारत बायोटेक की बात करें तो 1 से 1.5 करोड़ की डोज ये बनाता है, प्रति महीने की बात कर रहे हैं। भारत में अभी जो 45 वर्ष से ऊपर की हमारे जो पहले तो हमने 70 से ज़्यादा देशों में वैक्सीन बांट दी, वसुधैव कुटुंबकम, है ना। विश्व व्यापी या विश्व जो प्रेमी भारत की जो भावना है, और जो हम जस्टिस की बात करते हैं, ग्लोबल जस्टिस की बात करते हैं, ठीक है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि अपने घर पे लोग यदि भूखे हों तो भंडारा करने की कोई जरूरत नहीं है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज आपके देश की अर्थव्यवस्था, आज आपके देश के नागरिकों का जीवन संकट में आ गया। तो पहले तो अभी लगभग 13 करोड़ से ज्यादा डोजेस चाहिए हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो 45 से ऊपर आयु के हैं, उनको 13 करोड़ डोजेस चाहिए, ठीक है। आनंद फानन में देखो, एक चीज तो इसमें सकारात्मकता ढूंढे तो एक सकारात्मकता यह है कि सरकार ने 1 मई से 18 से ऊपर वालों को अनुमति देकर के कम से कम इतना तो किया कि कम से कम डोजेज लगना प्रारंभ तो हो जाएंगी। एक दबाव बढ़ेगा और दबाव में काम थोड़ा सा ज्यादा भी होता है ना। विश्व के बहुत सारे देशों ने मदद करने के लिए, देखिए जो भी है, अभी अमेरिका ने मदद की है, ऑक्सीजन सिलेंडर और N95 मास्क और दुनिया भर की चीजें आई, लेकिन वैक्सीन को लेकर वो भी आगे नहीं आया। रसिया आ गया है, उसकी स्पुतनिक शायद आज से आना चालू हो जाएगी। तो हमें वैक्सीनेशन करवाना है सभी को। जब आपके जिलों में, आपके क्षेत्र में वैक्सीनेशन प्रारंभ होती है तो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जाकर के सभी को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। अपने बड़े बुजुर्गों को भी वैक्सीनेशन करवाना है आप लोगों को। अभी मैं देख रहा था मद्रास हाई कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के ऊपर कैसे आरोप लगाया, आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि निर्वाचन आयोग ये जो हालात हैं अभी के, जो समसामयिक हालात है, इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। क्योंकि नेता रैलियों पे रैलियां करते चले गए। अरे कोविड के लिए आपको एक नई जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए, नई चुनाव आचार संहिता बनाना चाहिए आपको। और कोविड के दौरान आपने कोई ऐसी आचार संहिता नहीं बनाई। चुनाव भीड़ इकट्ठी की जाती गई और उस भीड़ में आप जिम्मेदार हैं, आपने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप लोगों का दबाव रहा। जानते हैं कितने शिक्षक खत्म हो गए। उत्तर प्रदेश में चुनाव था आपका पंचायती राज व्यवस्था का, बिहार सरकार तो तब भी मुझे कुछ समझदार लगी, उन्होंने पोस्टपोन किया चीज को। और पश्चिम बंगाल में भी चुनाव था, कल आपके भी रिजल्ट वाला दिन है, 2 मई को रिजल्ट भी आना है। तो समझिए कि कंडीशन बद से बदतर है। लेकिन मैं आपको बस एक चीज कहना चाहता हूं कि आप लोग जो है निश्चित तौर पे जितने भी बच्चे हैं सभी लोग वैक्सीन कराएंगे। इसको लेकर के मैं आपको एक प्रक्रिया बताऊंगा, लेकिन ये प्रक्रिया इतनी प्रभावशाली नहीं है। इसके बावजूद भी हमें ये करवाना चाहिए, ऐसा नहीं है। वैक्सीन का एक बेनिफिट आपको मिलेगा। वैक्सीनेशन को लेकर के जो तरीका है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्रक्रिया है, ये चीज मैं बताऊंगा। लेकिन 2-3 बातें। सबसे पहली चीज जो मद्रास हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए बोला और यहां तक बोला कि जितने भी अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए थे, जितने भी आपके, ये सभी के ऊपर मर्डर का चार्ज लगना चाहिए। क्योंकि इन्होंने ही ये पूरे जितने लोग खत्म हो रहे हैं, लोग जा रहे हैं कोविड में संक्रमित होके, इसके लिए जिम्मेदार ये अधिकारी हैं, ये कर्मचारी हैं।
इन लोगों के कारण से जो है सारी चीजें हुई हैं। कितने लोगों को बिल्कुल दबाव में, प्रेशर में, मेरे कितने बच्चे हैं जो कि किसी अन्य, बहुत सारे, कोई टीचर है, कोई जो है कई पोस्टेज में, तो वो उनको जबरदस्ती उनकी ड्यूटी लगाई गई है। और जबरदस्ती क्या, सरकार का ऊपर आदेश है, करना ही पड़ेगा, और कौन करेगा इन सब चीजों को। तो ये चीजें टाली जा सकती थी। और कितने लोग संक्रमित हो गए इस टाइम पे, संक्रमित होने के बाद कितने लोगों की मौतें हो गई, वो तो डेटा आ ही नहीं रहा। यहाँ तक कि बहुत सारे जो इनके नेता हैं, ये भी कोई कोई ऐसा नहीं कोई अमृत पी के आया है, सब जाएंगे, कोई नहीं बचेगा यहाँ पे। ठीक है, जो लापरवाही बरतेगा वो फंसेगा इसमें। लापरवाही से ही सब कुछ होना है इसमें। कोई यदि सोच रहा हो कि कोविड अब नहीं रहा, ये नहीं रहा, वो नहीं रहा, अब देखिए क्या तांडव मचा के रखा है इस साल। पिछले साल यदि आप जाए तो पिछले साल आपने देखा था कि ये कंडीशन अमेरिका की हुआ करती थी। अमेरिका को देख करके हम लोग जो है, हमें लगता था कि विश्व का जो है सर्वशक्तिमान देश है ना, जो सुपर पावर है, उसकी ये हालात है। हमने अपनी सिचुएशन को संभाला, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस व्यक्ति को खा जाता है। भारत के साथ कुछ वही हुआ। आपने देखा कि क्या कंडीशन क्रिएट हो गई इस साल हमारे। अमेरिका वैक्सीनेशन करा के आराम से बैठा है, वहां भी केसेस हैं, वहां भी सारी चीजें, ऐसा नहीं कि वहां केसेस नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने देश के हेल्थ सेक्टर पे प्रॉपर काम किया। वैक्सीन पे प्रायोरिटी अपने देश के नागरिकों को दिया, और वैक्सीन इतनी अच्छी बनाई है अमेरिका ने कि उसकी लगभग 99.99% जो है उसका जो है सक्सेस रेशियो है ना। इंडिया दिखता है कि हाँ सुपर पावर है। इंडिया की वैक्सीन के बाद भी आप देख रहे हैं कोविड हो रहा है लोगों को, और कोविड होने के बाद बहुत सारे लोग खत्म भी हो रहे हैं, वैक्सीनेशन आफ्टर वैक्सीनेशन। लेकिन यह है कि जब आपके पास एक बार वैक्सीन लग जाएगी तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। जितना वायरस आपको इफेक्ट कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे इम्यून पावर आपकी मजबूत बनाने का प्रयास करेगा। तो सभी जितने भी बच्चे हैं सब 18 से प्लस होंगे मेरे ख्याल से, जो मुझे देख रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है वैक्सीनेशन करवाएं आपके राज्य में, राज्य सरकारों को, क्योंकि वैक्सीन अब डोजेस दी जाएंगी। हर राज्य सरकार ने अपने जो है ऑर्डर दिए हैं भारत बायोटेक को, और या फिर कोविडशील्ड बना रहा है आपका सीरम इंस्टीट्यूट, है ना। स्पुतनिक भी आ जाएगी जल्द ही, रसिया की, उसको भी मंजूरी दे दी गई है। तो ये पोर्टल बनाया है सरकार ने, एक पोर्टल, आप वेबसाइट के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर आप सभी के पास आरोग्य सेतु ऐप भी होगा। आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू भी आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप है ना, ये आरोग्य सेतु ऐप है, इसके थ्रू भी कर सकते हैं आप सभी। आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। और दूसरा जो है ये एक वेबसाइट है www.cowin.gov.in, इससे भी कर सकते हैं, यहां से भी किया जा सकता है। और यदि आपको वैक्सीन सेंटर देखना है कि आपके आसपास वैक्सीन सेंटर कहाँ पे, वैसे बहुत ज्यादा अपडेटेड नहीं है ये, क्योंकि मैं गाजियाबाद में लगातार लगा हुआ हूँ। मैंने अभी लगभग यहाँ पे 1500-1600 लोगों को वैक्सीन लगवाई है, प्रयास किया जितना भी अभी लगातार। मैं केवल वैक्सीन पे ही मुझे समझ में आ रहा है कि इसी से ही मामला सुधरेगा। तो यहाँ पे भी बहुत बुरी हालत है, वैक्सीन सेंटरों में वैक्सीन नहीं है, गाजियाबाद में नहीं है। और गाजियाबाद को अभी 18+ के लिए वैक्सीनेशन सेंटर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित नहीं किया है ना। शायद मेरठ में लग रही है, मेरठ में आज से प्रारंभ हो जाएगी। मेरठ है, बगल में बरेली है, बाकी लखनऊ हो गया, गोरखपुर हो गया, बनारस हो गया, ऐसे करके 7 सेंटर इन्होंने यूपी में बनाए। हर एक स्टेट में, कुछ स्टेट ने पोस्टपोन कर दिया है, क्योंकि आनंद फानन में एक तो डिसीजन पता नहीं कौन लेता है, कोई विचार विमर्श नहीं, कुछ नहीं, बस पैनिक क्रिएट कर देना, बता देना कि वैक्सीन लगनी है इस डेट से लगना। कम से कम पहले देखिए तो कि अवेलेबिलिटी कितनी है तो कैसे उसको करेंगे। बस ये है कि बस आ गए और बता दिया गया टीवी में कि भैया ये हो गया वो हो गया, कोई किसी तरीके से किसी से कोई चर्चा नहीं, कोई डिस्कशन नहीं। ये जो है आपका यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दे रखा है, आप लोग यहाँ पे जाएंगे तो रजिस्टर्ड कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है, यहाँ पे ये भी देखो क्रैश, इसकी भी हालत बहुत बुरी है। ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे लेकिन रजिस्ट्रेशन का इतना ज्यादा वो नहीं है। कई बार अभी कल से साइट ये अभी सुबह थोड़ा सा बेस्ट मेरे ख्याल से चली थी, फिर से साइट शायद क्रैश हो गई है ये। ठीक है, लेकिन आरोग्य सेतु के थ्रू आप लोग जा सकते हैं, ये आरोग्य सेतु है। आरोग्य सेतु पे यहाँ पे देखिए वैक्सीनेशन का ऑप्शन दे रखा है इन्होंने। वैक्सीनेशन में यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा इजिली, ये सेम प्रोसेस इसमें भी है, सेम प्रोसेस इसमें भी है, सेम प्रोसेस इसमें भी है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आप डालेंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर डालने के बाद जो है आपका आधार कार्ड मांगेगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। एक ओटीपी आएगा आपके फोन में, और आप लोग मोबाइल नंबर के बाद जब ओटीपी डालेंगे, लेकिन ये है कि सिस्टम इनका क्रैश है, और इससे क्या होगा, एक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आप अपने नियरेस्ट सेंटर को देख पाएंगे और बुक कर सकते हैं स्लॉट। लेकिन मेरे हिसाब से आपके आसपास जो भी सेंटर हो, एक बार रजिस्टर्ड करके आप जा सकते हैं आधार कार्ड के साथ। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर रखा है,
और आप लोगों को भी रजिस्टर्ड कर लेना चाहिए। आपके मोबाइल पे एक मैसेज भी आ जाएगा। तो यहाँ पे यदि आप एक साथ जो है 4 लोगों को जोड़ सकते हैं, एक मोबाइल नंबर से 4 लोगों को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी आईडी पूछेगा, आप आधार कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, पेंशन पासबुक है, और जो है स्मार्ट कार्ड है, एनपीआर स्मार्ट कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, किसी का भी प्रयोग करके आप उसको चयन कर सकते हैं। चयन करने के बाद यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर, आईडी नंबर, ये सब कुछ डालेंगे। जो आधार कार्ड नंबर है वो डालेंगे, और आपके जो आधार कार्ड में नाम है उसको क्या होगा वो भी डालेंगे। फिर यहाँ पे आप मेल हैं फीमेल हैं ये डालेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और अपने आप को दर्ज कर देंगे, रजिस्टर्ड कर देंगे। इसमें रजिस्टर्ड करने के बाद जब आप यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन के बाद जो है इसमें एक अगला ऑप्शन आता है कि आप किस सेंटर पे जाना चाहते हैं। ठीक है, उस सेंटर का नाम भी पूछता है। ठीक है, तो वो सेंटर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपके आसपास एक पिन कोड पूछेगा आपसे, और उस पिन कोड में आपके आसपास के सेंटर दिखा देगा आपको। इस समय भीड़ भी बहुत ज़्यादा है और दूसरा वैक्सीन भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होना कि आप जाके कोरोना लेके चले आए। ठीक है, बेहतर यह है कि थोड़ा सा चीज़ों को देख लें। यहाँ पे देखिए फिर आपका अगला ऑप्शन आता है, जब आप बेनिफिशियरी करेंगे तो यहाँ पे एक बार चेक मार्क है, चेक मार्क करने के बाद टीकाकरण अनुसूची में जाएंगे। यहाँ पे पिन कोड पूछेगा आपसे, पिन कोड डालेंगे। जो भी पिन कोड आप डालेंगे उसके बाद उसके नियरेस्ट टीका सेंटर जितने भी हैं सारे खुल के सामने आ जाएंगे। दोनों तरीके हैं, फ्री और पेड, तो अभी गवर्नमेंट लगा रही है तो फ्री पे ही जाए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जितने भी आपके आसपास के होंगे, जैसे गाजियाबाद में डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल है, जो पिन कोड मैंने ऑफिस का डाला है। और ये आपका जो है प्राथमिक चिकित्सालय है बुलंदशहर इंडस्ट्रियल एरिया में। फिर आपका तो आपके आसपास जो भी कोविड सेंटर होंगे वहां पे, और या डायरेक्टली आप चले जाएंगे तो भी दिक्कत नहीं है, आधार कार्ड लेके जाइएगा। वैक्सीन लगवानी है, इसको लेकर संशय मत रखिएगा। वर्तमान में हर समस्या का सोल्यूशन यदि कोई बनेगा तो वैक्सीन ही बनेगी। ठीक है, लेकिन बस मुद्दा यह है कि सरकार नासमझदार है। कैसे नासमझदार है? पहली नासमझी इन्होंने दिखाई कि जब देश में वैक्सीन बन गई और इतने बड़े स्तर पे उत्पादन करने की क्षमता थी हमारी, लेकिन उससे बड़ी आबादी के देश थे हम विश्व में। देखा जाए तो चाइना तो ठीक है, नंबर चाइना बिल्कुल, भारत और चाइना में कोई अंतर नहीं है आबादी को लेकर के। इतना बड़ा वैक्सीनेशन आपको करना है वर्ल्ड लेवल में, विश्व के सभी देश एक तरफ, भारत एक तरफ, इतना बड़ी आबादी वाला देश, क्षेत्रफल बहुत कम है, जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज्यादा है। तो आपको पता था कि कोरोना जब कभी फैलेगा तो यहाँ हालत खराब हो जाएगी, हालात इतने बदतर होंगे। 4 लाख का डेटा तो अभी ऑफिशियली आ रहा है। रियल डेटा क्या होगा आपको पता होगा, इनका रियल डेटा क्या होगा? रियल डेटा आपको सबको पता है कि रियल डेटा के हालात ऐसे होंगे कि जब रियल डेटा आएगा 10 लाख से नीचे नहीं आएगा। रियल डेटा भी देखेगा 2 तारीख के बाद शायद निकालने चालू कर दें। कल मैं देख रहा था, कल से पश्चिम बंगाल का भी निकालना चालू कर दिया कि पश्चिम बंगाल में हुआ कोरोना विस्फोट। मीडिया वालों को तो सच बताऊं कभी कभी लगता है कि कैसे अनइथिकल लोग बैठे हुए हैं ये लोग। ठीक है, ये लोग मतलब पहले मौका परस्त, एक नंबर के मौका परस्त लोग हैं, और इनसे ज्यादा मौका परस्त कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे कल जो है आपको इसके बाद अब कंडीशन बद से बदतर है। आपके आसपास भी अब मेरे ख्याल से कोई गांव तक नहीं बचे हैं, गांव में भी हालात वही है। हल्के में लेंगे तो कहानी बिगड़ जाएगी, जिन लोगों ने हल्के में लिया है कहानी उनकी बिगड़ी है। तो ऐसे में वैक्सीनेशन सभी को करवाना है, सभी लोगों को। अब सरकार ने किया क्या, जनवरी के महीने में कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी नहीं थी, 3% ज्यादा सक्रिय केस थे भारत में, और इनको लग रहा था कि सब नॉर्मल है। ऐसे में इनको ये नहीं लगा, इन्होंने ये नहीं सोचा कि शायद कोरोना का विस्फोट दोबारा होगा, ये नहीं सोचा था इन्होंने। लेकिन अचानक से क्या हुआ, फरवरी से हालात बिगड़ने चालू हुए, लेकिन तब भी ध्यान नहीं दिया गया, फरवरी में भी ध्यान नहीं दिया गया। मार्च में हालात ज्यादा बिगड़ चुके थे। यदि पिछले साल की तरह 22 मार्च को केंद्र सरकार सक्रिय हो जाती, राज्यों के ऊपर सब कुछ नहीं छोड़ती, क्योंकि महाराष्ट्र में केस बहुत तेजी से बढ़ने लग गए थे, महाराष्ट्र में केस बढ़ने लग गए थे, छत्तीसगढ़ में केस बढ़ने लगे थे, मध्य प्रदेश में केस बढ़ने लग गए थे, आपका गुजरात में केस बढ़ने लग गए थे। तो जहां पे केसेस बढ़ रहे थे, लेकिन चुनाव थे, पहले चुनाव सबसे पहले चीज होती है। और इसके बाद इन्होंने वैक्सीन को विदेशों में भेजना चालू किया, 70 से अधिक देशों को वैक्सीन भेज दी। वहां पर भी डबल डोज चाहिए, वहां पे भी तो दूसरी डोज चाहिए, पहली डोज आपने भेज दी, दूसरी डोज भी आप भेजोगे। अब यहाँ पे आपके देश में कोरोना का विस्फोट हो गया, दिल्ली के स्तर पे आपके यहाँ लाखों की संख्या में केस आने लग गए, कंडीशन इतनी बुरी हो गई, विश्व में हम टॉप हो गए, पहले नंबर पे हो गए, इतने ज्यादा केसेस आने लग गए। तो ऐसे में सरकार को लगा कि अब गड़बड़ हो गई। हम यदि अपने नागरिकों को प्राथमिकता दिए होते तो शायद आज ये दशा नहीं होती, ये दुर्दशा नहीं होती।
अब देखिए विदेशों को भी वैक्सीन भेजनी है क्योंकि उनका दूसरा डोज है ना, सबसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए पड़े हुए हैं। और यहाँ पे इंडिया में भी हमारे जो नागरिक हैं उनको भी डबल डोज लगनी है, जो सीनियर सिटीजन है अभी उनको ही लगनी है। और इसके बाद अब हमारा नंबर है। 65% से ज्यादा युवावादी वाला देश है, समझिए कितनी बुरी है। क्यों युवाओं को इतना ज्यादा इन्फेक्ट हुआ इस बार? इसलिए इन्फेक्शन ज्यादा युवाओं को हुआ क्योंकि वैक्सीनेशन के मामले हम लोग तो जीरो ही, हमारा हुआ ही क्या, कुछ नहीं हुआ। डबल म्यूटेंट वायरस है, कौन सा वेरिएंट है, क्या है, ये सब चीजें तो है ही। लेकिन यदि प्राथमिक उपाय ही ना हो, फिर भारत जैसे देश में पिछले साल ही आपको देखने को मिल गया था कि 5 रुपए का जो है मास्क जो है 50 रुपए का बेच रहे हैं। N95 के नाम पे 550 रुपए ठगे जा रहे हैं। ये देश अवसरवादियों का देश है। यहाँ पे तो लाशों पे भी राजनीति होती है। यहाँ के लोग इतने ज्यादा अनैतिक हैं, अनइथिकल हैं कि वो खून को भी बेच लें किसी के, कतरा कतरा बेचने वाले लोग हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दवाओं की जमाखोरी, इस पे भी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। जमाखोरी को लेकर तो कानून लेकर के आ गए हैं, है ना। अभी कुछ दिन बाद तो अनाज की जमाखोरी होगी। देखिए क्या हालात हुआ डेवलपमेंट के नाम पे, जिस तरीके से पेड़ों को काटा गया, पर्यावरण की दुर्दशा की गई। आज देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर त्राईमाम त्राईमाम मच गया, नहीं है ऑक्सीजन कहीं पे। भारत में देखो ऑक्सीजन की उत्पादन क्षमता बहुत ज्यादा है हमारे पास, हमारी खपत जितनी है उससे ज्यादा हम उत्पादन करते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कभी काम नहीं किया गया। कैसे ये सही जगह पे पहुंचे, कई अस्पतालों में पहुंचे, प्लांट से लेकर अस्पताल तक के लिए कहीं पे भी कोई भी रोड मैप नहीं बनाया गया। और कंडीशन क्या हुई, लोग कोविड से ज्यादा ऑक्सीजन के कारण मर रहे हैं। बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। चिकित्सा क्षेत्र में मैं सही बताऊं तो डॉक्टरों में भी बड़े बड़े माफिया आ गए हैं। इतने बड़े बड़े माफिया आ गए हैं कि यहाँ पर भी छोटी सी चीज को क्लिनिकल ट्रायल, मैंने आपको पढ़ाया था ना किस तरीके से अनइथिकल करते हैं। 2 रुपए की दवा 10 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, चेकअप जबरदस्ती लिखे जाना, चेकअप के नाम पे करोड़ रुपए खाना, ये सारी चीजें। और शमशानों की हालत तो आप सबको पता है कि शमशानों की क्या कंडीशन है। मैं गाजियाबाद में हिंडन के पास गया था, यहाँ पे लोग बाहर जला रहे हैं, बाहर जला रहे हैं, समझिए बाहर जलाया जा रहा है लाशों को। तो कंडीशन, क्योंकि इसकी तैयारी नहीं की गई। यदि पिछले साल कोरोना आया था और ये लोग जितने भी लोग हैं यदि 1 साल के लिए ईमानदार हो जाते, जितने भी नेता हैं, प्रशासक है, सब कुछ 1 साल ये बस ये प्रण कर लेते कि हम ये आने वाला 1 साल ईमानदारी से काम करेंगे, मैं सही बता रहा हूं भारत को कोई कमी नहीं होती। आज के टाइम पे सब कुछ होता, इतना कम से कम इथिकली ले लेते कि हम जीवन भर तो घोटाले कर रहे हैं, घपले कर रहे हैं, पैसे को कहीं भी फंसा रहे हैं, लेकिन 1 साल हम नहीं करेंगे काम। यदि 1 साल नहीं करते तो मैं सही कह रहा हूं कि हॉस्पिटल की स्थिति बहुत अच्छी होती, सब कुछ बढ़िया होता इस देश में। लेकिन इस देश में ऐसे माफिया बैठे हुए हैं हर जगह पे, चाहे वो राजनीति के स्तर पे हो, चाहे वो जिस क्षेत्र में हो, कारपोरेट में हो, चाहे वो गवर्नमेंट पे हो, हर जगह पे बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं। और उसका जो है खामियाजा पब्लिक भुगत रही है। पब्लिक तो पहले करोड़ों का इन्हें टैक्स दे और करोड़ों के टैक्स के बाद मरे पागलों की तरह। इनका क्या है, कुछ नहीं, इनका क्या बिगड़ना है। हाई क्लास व्यवस्थाएं इनकी। यहां तक सुनने में आ रहा कि परिवार के एक एक सदस्य को वैक्सीनेशन इन्होंने करवाया, इनके घर का चाहे छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो उसको भी लगवा लिया है। इसके बाद कुछ हो भी जाएगा तो इनके पास तो इतना बड़ा वो है। तो यहाँ आम पब्लिक मर रही है, आम पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं है, लोग पागल हैं, लोग एक रेमडेसिविर के इंजेक्शन के लिए पागल हैं, है ना। तो ऐसे पैनिक क्रिएट किए जाते हैं, ऑक्सीजन को लेकर लोग पागल हैं, लोग मर रहे हैं, यहाँ पे घुट रहे हैं। इसका कौन जिम्मेदार है? इसका सिर्फ और सिर्फ सीधी जिम्मेदारी इस ये जो बैठे हुए हैं सरकार में, जो तंत्र में लोग बैठे हुए, इनकी पूरी जिम्मेदारी है। इन्होंने जो किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। यदि चाहता तो सरकार को, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट बॉडी हो, ऑटोनोमस बॉडी हो, सब रत्तू टोटा बन चुके हैं, जो गवर्नमेंट कहती है वही सुनते हैं, वही उनको समझ में आता है, इससे आगे कुछ नहीं जानते हैं। काहे के ऑटोनोमस बॉडी, जहां देश की जनता क्या हम जो पढ़ते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, कहां पे वी द पीपल ऑफ इंडिया आपको दिखता है? कहीं दिखता है धरातल पे? कहीं नहीं दिखता हमको। ठीक है, आयोगों की बात करें, देखो पिछले साल जो किया सो किया, ठीक है, एग्जाम बढ़ाई गई, डेट सब कुछ बढ़ाई गई। अभी यूपी पीसीएस को अच्छा खलबली मची है कि मैं अभी एग्जाम लूंगा, मैं अभी एग्जाम लूंगा, मुझे सेंटर चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग में। ठीक है, एग्जाम टाइम से होनी चाहिए, इसको लेकर कोई बुराई नहीं, लेकिन ये बताइए जो बच्चे बाहर जाएंगे उनके घरों में दुर्घटना होगी तो आयोग जिम्मेदारी लेगा किसी तरीके से? कोई भी बच्चा यदि इनके कारण से कोविड संक्रमित हो जाता है, और जो कंडीशन है, मैं सच बता रहा हूं इस बार का कोरोना बहुत पेनफुल है। मैं खुद कोरोना से उबर के आया हूं और ऐसे में मेरी कंडीशन ये है कि अभी मैं खड़ा नहीं हो सकता 2 घंटे 3 घंटे, बोल नहीं सकता लगातार, ये कंडीशन है। तो कहीं ना कहीं पे पोस्ट कोविड सिम्टम्स बहुत बुरे हैं। हाँ, लोगों का ब्लड क्लॉटिंग तक हो रही है इसमें। तो ऐसी कंडीशन में ऐसा अभी कुछ समय के लिए रुकना चाहिए।
जब चीजें सब सही हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी, तो फिर क्या है दिक्कत है, फिर तो सब कुछ चलना ही चाहिए। ठीक है, यूपीपीसीएस को और यूपीएससी को दोनों को जो है, और जितने भी परीक्षाएं सबको आगे बढ़ाना चाहिए। अभी कंडीशन अच्छी नहीं है हमारे देश की, अभी हमारे देश में हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं। ठीक है, तो ऐसे में बस मैं आप लोगों से एक चीज ही कहूंगा, जैसे ही वैक्सीन को लेकर आपके क्षेत्र में आए, अफरा तफरी मत मचाइएगा, अफरा तफरी से चीजें नहीं होंगी, लेकिन वैक्सीन लगवानी है ये दिमाग में बैठा लेना है। आसपास जो भी सेंटर है आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लो, अपने हिसाब से देख लो अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सालय जितने भी होंगे वहां पे वैक्सीन लगेगी, जाइए और आराम से वैक्सीन लगवा के आइए। घर के बड़े बुजुर्गों की दूसरी डोज का टाइम आ गया होगा, दूसरी डोज भी उन्हें लगवानी है। ठीक है, जब अवेलेबल हो वहां पे, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, अफरा तफरी में आप मत फंसिएगा, नहीं कोरोना हुआ तो फिर कंडीशन बहुत बुरी हो जाएगी। सीने की हालत ऐसी कर देता है, आपके चेस्ट की हालत ऐसी कर देता है ये वायरस कि आप फिर बहुत ज्यादा वीक हो जाएंगे, बहुत ज्यादा वीक हो जाएंगे। ठीक है, मेरा खुद ऑक्सीजन लेवल अभी भी 89 टू 90 कम से कम ये वेरिएट होता रहता है, जबकि 95 94 होना चाहिए। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि कंडीशन को कुछ नहीं कहा जा सकता कब क्या हो जाएगा। ठीक है, झटके में लोग जा रहे हैं। रविंद्र सर के हमारे जो बड़े भाई थे, उनका क्या था, 89 के आसपास ऑक्सीजन लेवल चल रहा था, अचानक से 65 हुआ, अचानक से 40 हुआ और बॉडी कोलैप्स हो गई आधे घंटे में, समय भी नहीं मिला, मतलब झटके में, एक झटके में चले गए, हमें लगा कि सब कुछ सही हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप कहीं पर भी लापरवाही बरतेंगे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो चलिए मैं अब आपका सेशन प्रारंभ करता हूँ। कोरोना की वैक्सीन आप सबको लगवानी है, जैसे ही वैक्सीन की उपलब्धता आपके क्षेत्र में होती है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस कार्य को करना है, लेकिन अफरा तफरी नहीं मचानी है। मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन सभी कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने से पहले चीज ये कि गवर्नमेंट के पास एक प्रॉपर डेटा निकल रहा है, पहुंच रहा है, और काम तो देखो अभी बहुत टाइम लग जाएगा जितना मुझे लगता है। 180 करोड़ के आसपास डोजेस चाहिए इंडिया को, और हमारे यहाँ पे उत्पादन क्षमता 8 करोड़ डोज प्रति माह की है, 8 करोड़ प्रति महीने हम उत्पादन कर सकते हैं। उत्पादन इकाइयों में काम ही नहीं किया इन्होंने। अभी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनके पास उत्पादन क्षमता है, लेकिन अभी जैसे कि डॉक्टर रेड्डीज है, डॉक्टर रेड्डीज स्पुतनिक का उत्पादन करेगी भारत में, स्पुतनिक के उत्पादन के लिए वो बाकी अप्रूवल नहीं दे रहे हैं। कई सारी संस्था अभी दूसरी यूनिट ओपन कर रहे हैं शायद। ठीक है, तो सीरम इंस्टीट्यूट अपने दम पे जितना कर रहा है बहुत बड़ी बात है ना। लेकिन अब जो है सरकार को चाहिए कि सरकार इन चीजों को गंभीरता पूर्वक ले और आगे चीजों को कराए। ठीक है, तो चलिए फिर सेशन शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फिर से मैं एक बार आपसे कहूंगा, अपना ध्यान जरूर रखना है बेटा, अभी घर पे ही रह के पढ़ना है सभी लोगों को। ठीक है, घर पे रह के पढ़ना है अभी सभी को, और हम क्लासेस जितनी भी है अब आपकी हम शुरू करेंगे। रावेंद्र सर की क्लास जो आपकी आईआर की है वो अभी थोड़ा सा नहीं चालू होगी, इसके बाद जो है हम प्रयास करेंगे कि जैसे ही वो बेटर हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन ऐसी है कि उसमें थोड़ा सा हम जरूरी है कि थोड़ा सा सारी चीजें सामान्य हो, सामान्य होने में टाइम लगता है। जब अपने घर में कोई 30 साल का व्यक्ति जो कभी नहीं जाना चाहिए, जिसको जाने की टाइम नहीं है, वो चला जाए तो कितना दर्द होता है आप सब समझते हैं। ठीक है, मैं खुद बहुत ज्यादा पीड़ा में हूँ, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जो अपने हाथ में नहीं है उसके प्रति कैसे हम उसको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को समझा सकते हैं। तो अभी कंडीशंस जो है, आप लोगों की तरफ से मैं बैड न्यूज नहीं सुनना चाहता, बस आप लोग बैड न्यूज ना दें बस, नहीं तो फिर झेल नहीं पाएंगे बहुत ज्यादा। दिन प्रतिदिन जितना ज्यादा सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, और मैं सही बता रहा हूँ ऐसे ऐसे करीबी लोग जा रहे हैं कि जिनको लेकर के मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा, अभी तक भी विश्वास नहीं हो रहा। रोहित सरदाना जी को जब मैंने सुना उसके बाद से भरोसा ही नहीं हो रहा। कई बार मैं मिला हूँ उनसे, और कई बार लिफ्ट में मिलते थे, हम लोग सेम सोसाइटी में रहते थे, तो कई बार लिफ्ट में मुलाकात होती थी, तो कई बार मैं हालचाल पूछ लेता था कि कैसे हैं क्या है। और अचानक से जब चीजें होती हैं ऐसी, तो फिर बिल्कुल आप झझक से जाते हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने देश को लेकर के लगातार काम किया है ना, तो अब क्या करेंगे, कर भी क्या सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए अपना ध्यान रखिए, चलिए शुरू करते हैं सेशन को, स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं चीजों को।